इन्वेस्टिगेशन मिस्टेक्स, तफ्तीश के अंदर गलतियां जो मुल्ज़म को फायदा पहुंचाती हैं, अदर मुल्ज़म ने वो क्राइम कमिट ही क्यों ना किया हो, इसकी वजूहात क्या है? इसकी एक बड़ी वजह हमारा तफ्तीशी निज़ाम है। हमारे तफ्तीशी निज़ाम की कमजोरियां और साइकोलॉजी वे है। मैं अगर अपनी आपको एज अ डिफेंस लॉयर बात करूं तो मेरे जितने भी क्लाइंट थे जिनके खिलाफ किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्वेंसी के इल्जामात लगे, एफआईआर हुई, फिर वो अरेस्ट हुए, उनसे तफ्तीश की गई, तो ये सभी क्लाइंट्स ने मुझे एक ही बात बोली कि जी हमें तफ्तीशी ने कहा अगर फाइनेंस क्राइम है 499 का पर्चा, तफ्तीशी ने कहा जी मैं तेरी रगा जो पैसे करने ने, मैं तेरे अंदरों खिंच के पैसे बाहर निकालूंगा, तू भी पैसे देगा, तेरा खानदान भी पैसे देगा। अगर कोई मर्डर केस था या कोई और मामला था तो तफ्तीशी ने कहा कि मैं तेरे को ही बंदा रिकवर करना, मैं तुमसे रिकवरी करूंगा, मैं तेरे ऊपर ही डालूंगा, तू ही मानेगा। ये वो तमाम चीजें हैं। पुलिस रूल 1934 चैप्टर 25.1 और 2 बेशक पुलिस इन्वेस्टिगेशन की पावर्स को और इनके प्रोसीजर को एक्सप्लेन करता है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि हकायक को ढूंढना। द वर्ड है रिसर्च ऑफ फैक्ट्स, हकायक को ढूंढना। यह नहीं कि अलेज्ड पर्सन के ऊपर इल्जाम को थोप देना। क्या मतलब हुआ बताता हूं। एक एफआईआर होती है, एक शख्स है जिसका नाम ए है, एक शख्स है जिसका नाम बी है। ए कहता है जी बी ने मेरे पैसे देने हैं, मुझसे कर्ज लिया था, या ए कहता है जी बी ने मेरा बंदा मर्डर किया है, या ए कहता है बी ने मेरी डकैती की है, या ए कहता है बी ने मेरे खिलाफ कोई क्राइम कमिट किया है। एफआईआर हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन मार्क हो जाती है तफ्तीशी को, तफ्तीशी बी को तफ्तीश के लिए अपनी कस्टडी में लेता है, तो तफ्तीशी आईओ बी को कहता है कि जी तू मानेगा। अब ये सिचुएशन वो होती है जहां पर एक बंदा मेंटली तौर पर भी अंडर प्रेशर है, फिजिकली तौर के ऊपर भी वो इस सिचुएशन में नहीं कि वो अपना मौकफ रख सके। इवन दो मेरा एक क्लाइंट था, उसने कहा कि जी आम तौर के ऊपर ये प्रेजम्पशन है कि छोटे जो ऑफिसर हैं वो उनका बिहेवियर डिफरेंट है, बड़े ऑफिसर का बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। मेरा क्लाइंट है वो कहता है जी एक दफा मुझे एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास पेश किया तो वो भी ये कह रहे थे कि जी देखो अब आप फ्रॉड करके यहां पर खड़े हो, आपने इतना पैसा फ्रॉड करके खा लिया, हम आपसे पैसा निकलवाएंगे। तफ्तीशी का जो काम है वो हकायक ढूंढना है, किसी के ऊपर थोपना नहीं। जब आप इस तरह से तफ्तीश करते हैं, जब आपने अपना माइंड बना लिया कि मैंने इसी से रिकवरी करनी है, मैंने इसी पर डालना है, यही देगा। जब आपने इंफॉर्मेशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन के बाद अपना माइंड सेट ही बना लिया कि मैंने इसी बंदे को जो अलेज्ड पर्सन है एफआईआर में, बस यही मुल्जम है और इसी को मैंने मुजरम बनाना है, तो फिर आप जो तरोड़ मरोड़ के चीजें बनाते हो उस शख्स को मुजरम बनाने के लिए उसका फायदा फिर उसका डिफेंस लॉयर उठाता है। हर चीज जो फैब्रिकेटेड वे के अंदर, जो तोड़ मोड़ के, जो अपनी मर्जी से उसको घुमाकर आप किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको आप ट्रायल में वो चीज साबित नहीं हो पाती, ट्रायल में आप वहां पर पकड़े जाते हैं। जब आप वहां पर पकड़े जाते हैं तो आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं होती, आपके पास क्लैरिफिकेशन नहीं होती। अब यही है बेनिफिट ऑफ डाउट, जो एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, शक का फायदा। यहीं पर शक का फायदा मिलना शुरू होता है मुल्जम को और इवेंचुअली वो बरी हो जाता है। ये हमारे सिस्टम की सबसे बैड एस्पेक्ट है तफ्तीश का। जबकि होना यह चाहिए कि ए ने इल्जाम लगाया कि बी ने मेरे साथ ये क्राइम कमिट किया है, दरमियान में है तफ्तीशी आईओ, वो ए की बात भी सुने, बी की बात भी सुने। ए क्यों कह रहा है कि इसने ये क्राइम कमिट किया है, उसके पास जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंस है, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शंस है, वीडियो एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मॉडर्न डिवाइसेस की कोई एविडेंस है, वो भी कलेक्ट करे। बी ये कह रहा है कि नहीं ये इल्जाम गलत है, वो ये क्यों कह रहा है कि ये इल्जाम गलत है, इसकी सपोर्ट में उसके पास क्या क्या एविडेंस है, क्या चीजें मौजूद हैं, उनकी भी कलेक्शन करे। अभी तक वो अपना माइंड ना बनाए, ना ही तफ्तीशी ए को सच्चा कहे, ना ही तफ्तीशी बी को झूठा कहे, बल्कि दोनों को ये समझे कि दोनों सच्चे भी हैं और दोनों गलत भी। दोनों से वो सबसे बेहतरीन एविडेंस की गैदरिंग करे, उनका एनालिसिस करे। एनालिसिस करने के बाद जो एविडेंस प्रायोरिटीज के ऊपर है, जो एविडेंस बेहतरीन है, जो बेस्ट एविडेंस है, जिसके मौकफ को जो एविडेंस बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर रही है, उस एविडेंस के ऊपर रिलाय करते हुए फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को आगे फर्दर प्रोसीड करे। अगर तो अक्यूज की जो एविडेंस दी गई है वो खातरख्वाह नहीं, तो फिर अक्यूज की तरफ जाए। अगर मदई की जो दी गई एविडेंस है वो खातरख्वाह नहीं, तो फिर अक्यूज के साथ नरमी और फिर मदई की तरफ जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां जब भी किसी पर एफआईआर होती है तो उसी दिन पुलिस ये समझ लेती है कि यही मुल्जम है, इसी को हमने मुजरम बनाना है। प्रोसिक्यूशन ये समझ लेती है कि जो हमारे पास चलान आ गया, जैसा भी चलान है, हालांकि लॉ ये कहता है कि जो प्रोसिक्यूटर है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ये
22 नहीं होंगे, ये कॉमन पर्सन होंगे। ये उतने ही मदई के भी हैं, उतने ही मुल्जम के भी हैं। मदई के साथ भी इनका वैसा ही रिश्ता है, मुल्जम के साथ भी इनका सेम रिलेशन होगा। इन्होंने सच लेकर आना है सामने, इन्होंने किसी को बेगुनाह, किसी को गुनहगार नहीं बनाना, इन्होंने किसी की सपोर्ट नहीं करनी, इन्होंने ये नहीं करना एलिगेशन लगाने वाला कौन है, कैसा है, किस तरह का है, हमने उसी के बात को मानकर जिसके खिलाफ एलिगेशन लगी है बस हमने उसको रगड़ देना है। यहीं से सिस्टम खराब होता है। इसी जगह से फिर जो मुल्जमान हैं उनको शक का फायदा मिलता है ट्रायल के अंदर, क्योंकि जिस चीज को भी आप फैब्रिकेट करोगे फिर उसको आप साबित नहीं कर पाओगे। साबित करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजमेंट्स हैं कि आपकी हर एविडेंस की जो कड़ी है वो दूसरी एविडेंस की कड़ी के साथ मिलनी चाहिए। मंतक दूसरी मंतक के साथ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दूसरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, मॉडर्न डिवाइसेस दूसरी मॉडर्न डिवाइसेस के साथ, हर चीज की आपस में चैन बननी चाहिए, चैन ऑफ एविडेंस होनी चाहिए। चैन ऑफ एविडेंस के ऊपर मेरी बेशुमार वीडियोस अपलोडेड है जजमेंट के अंदर, उनको जाकर देखिएगा। अगर इस स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंग लॉ ठीक कर लिया जाए तो हमारे सिस्टम में बहुत सारी चीजों में जो खराबियां हैं वो ठीक हो सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन को मजीद कैसे बेहतर किया जा सकता है इसके ऊपर भी मेरी जल्द वीडियो आ जाएगी। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।